नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से फिर से हाजिर हूँ। वाइटल साइन पार्ट 6 रेस्पिरेशन लेकर के आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का रेस्पिरेशन। बाकी सारे पाँचों पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे, आप सभी ने कमेंट किए, अच्छा लगा मुझे भी। तो रेस्पिरेशन वाइटल साइंस का तीसरा, सबसे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, उसके बाद पल्स देखा और आज हमने रेस्पिरेशन देखना है इसके बाद। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक्सपिरेशन प्लस इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन समझने से पहले थोड़ी सी हम लोगों को इसका बेसिक चीजें समझनी होगी ताकि रेस्पिरेशन हम इजीली समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लंग्स, सब लोगों को इसकी एनाटॉमी पता होगी कि देखिए आपको बैक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने बनाया है ये आपका लंग्स का, कि ये आपकी ट्रेकिया है। ठीक है, इस ट्रेकिया में कौन सी रिंग्स पाई जाती है? सी सेप्स रिंग पाई जाती है। ठीक है, अब ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो सी सेप्स रिंग्स आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई में, जो राइट साइड की प्राइमरी ब्रोंकाई है वहां पर भी आपकी सी सेप्स रिंग पाई जाती है। ये आपका राइट लंग है, इसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग होता है वो साइड में छोटा होता है, उसमें 2 लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। इसमें आपका अपर, मिड एंड लोअर तीनों लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर आपकी ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइडेड होती है, जहां से ट्रेकिया 2 भागों में राइट और लेफ्ट में ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरिना, जो हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या टी ट्यूब में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये कंडीशन है। यहाँ पे कैसे एक्सचेंज होगा ये समझेंगे हम। देखिए, ये कोई भी एक सेल है। ठीक है, कोई भी एक ये कोशिका है, टिश्यू मान के चले हम लोग इसको, कोई भी एक टिश्यू है। इसमें क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन और CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है कि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। ये कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, कंजप्शन हुआ और CO2 का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इसको जो सप्लाई होती है आपकी, जो इससे टिश्यू सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो जो आर्टीरियल एंड होता है, ये आपका है एक आर्टीरियल एंड है और ये आपका वीनस एंड है। ये कौन सा एंड है आपका, ये देखिए, ये आर्टीरियल एंड है और ये आपका वीनस एंड है। ठीक है, ये वीनस एंड है, ये आपका आर्टीरियल एंड है और ये आपका वीनस एंड है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जो आर्टीरियल एंड होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, वहां ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है और CO2 वहां पर कम अमाउंट में आती है। जो आर्टीरियल जो सप्लाई आती है वो आती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने से आती है। ठीक है, तो इस पे आपके आर्टीरियल एंड पे CO2 कम अमाउंट में है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ यहाँ पर इस कोशिका में, तो यहां पर CO2 का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ CO2 ज्यादा होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यह आर्टीरियल एंड से क्या होगा कि यहाँ पर CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन, इधर CO2 ज्यादा ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ एक जो गैसेस का रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस से होता है, आपको पता होगा, वो प्रोसेस होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्टिंग हो जाता है, गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ट्रांसफर होना, हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट की ओर ट्रांसफर होना कहलाता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th एंड 12th में पढ़ा होगा। राइट, अब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन किधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर, यहां चली जाएगी आपकी इस सेल की तरफ, और यहां CO2 ज्यादा कंसंट्रेशन में तो CO2 किधर चली जाएगी, इधर आपकी, इधर हो जाएगा स्ट्रक्चर। लेकिन अब इधर तो ब्लड वापस जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगी, इस CO2 को आपके ब्लड में क्या कर देगी, इसको शिफ्ट कर देगी। ये CO2 चली जाएगी आपके ब्लड में और यहाँ पर फ्रेश ब्लड आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी CO2 हुई, तो ये ब्लड के माध्यम से, ये वीनस एंड है, तो ये वीनस एंड से आपका कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाएगा यहाँ से। तो ये वीनस एंड में यहाँ पर क्या होता है, वीनस एंड में यहाँ पर CO2 क्या ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन यहाँ पर कम अमाउंट में। राइट, तो अब यहां पर क्या हुआ, गैस का एक्सचेंज हुआ पहला,
पहला गैस का एक्सचेंज यहाँ पर हुआ, राइट, कहां पर हुआ, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ कि आर्टीरियल जो एंड है वहां पर O2 इसने इसको सेल को शिफ्ट कर दिया और यहां से CO2 यहां कहां शिफ्ट हो गई, ये वीनस एंड वाले ब्लड में चली गई है, ठीक है। यहां से ये चलता रहेगा आपका, और ये जाकर ये हार्ट की देखो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम में, इसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वीनस एंड है ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, उससे ब्लड कलेक्ट करके कहां जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाता है आपके लंग्स में चला जाता है, यहां से किस में चला जाता है, ये लंग्स में चला जाता है, राइट एट्रियम में गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया और उसके बाद में कहां चला गया, आपके पल्मोनरी कैपिलरी के द्वारा कहां चला गया, आपका पल्मोनरी कैपिलरी के द्वारा ये चला गया आपके लंग्स में, देखिएगा ये लंग्स में चला गया यहाँ पर। अब लंग्स में यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा आपका, कि यहां से देखिए जो एनवायरनमेंट से आपकी ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरनमेंट में मेनली जो गैसेज होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं गैसेज का, वो क्या क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर मैं गैसेज कंसंट्रेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। बाकी अदर गैसेज जो आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जीनोन हो गई, वो सारी की सारी 0.09% होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है जाता है कि एनवायरनमेंट में कौन सी गैस की कौन सी कितनी कंसंट्रेशन होती है, कंपोजिशन क्या होता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपकी नाइट्रोजन 78% होगी, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, एंड अदर जो गैसेज होती है उसके आपकी 0.9% में आपकी जीनोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो सारी गैसेज पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में आपकी देखिएगा, ये ट्रेकिया से आई या लंग्स में आ गई, लंग्स में आई तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है और CO2 यहाँ एनवायरनमेंट में कम है। अब इधर से जो आपका आया राइट एट्रियम से जो आया है ब्लड, इसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो अभी भी अगर वीनस बैंड से जो ब्लड आ रहा है उसमें अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, बट इससे कंपैरिजन किया जाए आपके एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आ रही है उससे अमाउंट यहाँ आगे 21% है, जबकि ये 16% है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 21% है तो ये ऑक्सीजन तो किधर चली जाएगी, ये ऑक्सीजन तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और ये CO2 यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 ये इसमें लंग्स में आ जाएगी और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो आपकी इसमें चली जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी इसको, ठीक है। इसके द्वारा ये यहां से कहा जाएगा, फिर ये आपके राइट लेफ्ट, आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये हार्ट का सेकंड वाला चेंबर है, देखिएगा यहां से फिर से ये प्योर हो जाएगा, प्योर होने के बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से आपके एरोटा के द्वारा पूरी ब्लड में आर्टरीज के द्वारा ब्लड की सप्लाई होगी। तो ये सर्कुलेशन है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो यहां से मैंने इसको दिखाया गया आपको, यहां से इसको लिख सकता था मैं, लेकिन यहां से मैंने इसको दिखाया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड है इसमें, तो ये आपका आर्टीरियल एंड में ऐसे आपका सप्लाई होगा। तो अब देखिए गैस का एक्सचेंज कहां हुआ, देखिए फर्स्ट जो आपका गैस का एक्सचेंज हुआ वो गैस का एक्सचेंज हुआ यहां पर, देखिएगा कि ब्रोंकियो ब्रोंकाइस के बीच में और आपकी जो एल्वियोलर एंड है, ये एल्वियोलर एंड और ब्रोंकाई के बीच में जो रेस्पिरेशन हुआ, इसको कौन सा रेस्पिरेशन कहेंगे हम लोग। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि आपके जो वीनस एंड से जो ब्लड आया आपके राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, वो किस किस के बीच गैस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए लंग्स के बीच और एल्वियोलाई, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एल्वियोलर रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्वियोलर रेस्पिरेशन या पल्मोनरी आर्टरी है यहां पर, तो इस पल्मोनरी आर्टरी और आपकी एल्वियोलाई के बीच गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो इसको नाम से बोले आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल सकते हैं या एल्वियोलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, या इसको मैं बोल दूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कि या इसको मैं बोलूं किसका, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड के बीच में नहीं हुआ है ट्रांसफ्यूजन, किसके, एल्वियोलाई के बीच में और आपके लंग्स के बीच में इसका किसका हुआ है, ब्लड इनका गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। तो इसको मैं बोल सकता हूं पल्मोनरी रेस्पिरेशन या बोल सकता हूं उसको एल्वियोलर रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं हम इसको, राइट।
यहां देखिएगा आर्टीरियल एंड पे किसके बीच में हुआ, टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हुआ है। यहां टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हुआ है। या मैं इसको बोलूं कि सेल के बीच में और टिश्यू के बीच में, क्या सेल के बीच या इसको टिश्यू बोलूं, इसके बीच में गैसेज का एक्सचेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज द गैसेज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। टिश्यू एंड ब्लड के बीच अगर गैसेज का एक्सचेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन इंटरनल रेस्पिरेशन द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू प्लस ब्लड, एल्वियोलर प्लस पल्मोनरी या एल्वियोलाई के बीच में, तो आपका राइट आंसर होगा वहां पर टिश्यू प्लस ब्लड के बीच में या सेलुलर या टिश्यू रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। कि आर्टीरियल एंड से जो सेल के बीच में और आर्टीरियल एंड पे जो ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, राइट। तो ये वीनस एंड था, ये आपका आर्टीरियल एंड था। अब आपको चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि यहां पर क्या हुआ, गैसेज का एक्सचेंज हुआ। ये आपकी एल्वियोलाई, देखो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझाऊं कि यहाँ जो एल्वियोलाई थी हमारी, ये एल्वियोलाई होती है, यहाँ पर कई सारी एल्वियोलाई होती हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। देखो तो ये एल्वियोलाई, एल्वियोलर की क्या है, वॉल्व है, ये एल्वियोलाई है और ये आपकी लंग्स की मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। ये पल्मोनरी कैपिलरी वॉल है, ये पल्मोनरी कैपिलरी वॉल है। ये किसकी, ये तो आपकी किसकी है, ये आपकी, ये जो वॉल है, ये वॉल है आपकी कैपिलरी वॉल है, और ये पल्मोनरी कैपिलरी की वॉल है, ये पल्मोनरी है, इसकी कैपिलरी वॉल है। इन दोनों के बीच में किस फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब आपसे एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपका जो रेस्पिरेटरी, इन दोनों की जो मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोला जाता है। कौन कौन सी दोनों को मिलाकर के, कि रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है, तो इसमें एल्वियोलर वॉल, ये एल्वियोलाई की वॉल है, और सेकंड ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरी की ये वॉल्व है। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ही फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसेज का एक्सचेंज होता है। क्लियर है, किस किस के बीच एक्सचेंज हो रहा है, आपकी ये एल्वियोलर वॉल है और सेकंड है आपकी पल्मोनरी कैपिलरी वॉल है। इन दोनों के बीच गैसेज का किसके प्रोसेस के द्वारा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, राइट। अब देखिए मैं आपको कि दो चीज क्लियर बताऊं इसमें कि मेनली इसमें कौन कौन सी इवेंट हुई है। जो सारा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा अभी, इस सारे प्रोसेस में कौन कौन सी इवेंट हुई है, इसमें 3 इवेंट्स हुई है। सबसे पहले इवेंट में आपसे बात करूं कि ब्रीदिंग हुई है इसमें, है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ब्रीदिंग किया। ब्रीदिंग में 2 चीजें इंक्लूडिंग होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन करते हैं फिर एक्सपिरेशन करते हैं, इन दोनों को मिलाकर किस नाम से भी जाना जाता है, इसको वेंटिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एसिड बेस बेंजीन पढ़ेंगे तो वहां पर आपका हाइपोवेंटिलेशन भी आएगा, हाइपर वेंटिलेशन भी आएगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे कि इसमें ब्रीदिंग हुआ है। ब्रीदिंग में क्या हुआ है कि इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन दोनों चीजें हुई है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के किस नाम से भी जाना जाता है, वेंटिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को मिलाकर के। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या हुई है कि गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई प्लस ब्लड, एल्वियोलाई के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेज का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। थर्ड थिंग हुई है यहाँ पर गैस का एक्सचेंज किस किसके बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में, टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में क्या हुआ, गैसेज का एक्सचेंज हुआ है। ये 3 मेनली इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पहला ब्रीदिंग हुआ, ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन किया एंड एक्सपिरेशन किया। सेकंड आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेज का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ठीक है। थर्ड इसमें इवेंट हुआ आपका कि ये टिश्यू है आपका, टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेज का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। CO2 का कंजप्शन यहां पर हुआ, इसको ऐड किया गया और CO2 को बाहर कर दिया गया। ये 3 इवेंट्स मेनली आप लोगों को यहां देखने को मिला है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर स्थित होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां स्थित होता है, कंट्रोलिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। कहां स्थित होता है आपका रेस्पिरेटरी जो कंट्रोलिंग सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर स्थित होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो आपका रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो किन किन चीजों को कंट्रोल करता है कि रेस्पिरेशन की रेट क्या है, उसकी रिदम क्या है,
उसकी रेट क्या है, उसकी रिदम क्या है और उसकी डेप्थ क्या है, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, राइट। अब मैं बात करूं आप लोगों के कि इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पॉन्स। पॉन्स यहां पर भी आपके असिस्टेंट, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या है? असिस्टेंट होता है। ये क्या होता है? असिस्टेंट है ये। यहां पर भी दो आपके रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? एपिन्यूस्टिक, या दूसरा होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यहां पर दो रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। एक होता है आपका एपिन्यूस्टिक और सेकेंड होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर कहां सिचुएटेड होते हैं? पॉन्स में स्थित होते हैं, जो कि असिस्ट कराता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? फर्स्ट में आपसे बात करूं, आप मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सेकंड आपका ऑप्शन दे दिया मैंने पॉन्स में, थर्ड आपका ऑप्शन दे दिया मैंने बॉथ, फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैंने आपको मिड ब्रेन। तो कहां स्थित है आपका? तो इन दोनों में स्थित है ना आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दोनों में स्थित है। अगर इनमें से पॉन्स ऑप्शन नहीं होता तो फिर डायरेक्टली आपका सीधा आंसर क्या जाता? मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। बट अगर पॉन्स ही साथ में ऑप्शन दे रखा है तो यहां पर भी पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर स्थित होते हैं, जो उनको दो नाम से जाते हैं, आपका न्यूमोटैक्सिक और एपिन्यूस्टिक कंट्रोलिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। क्या है कि यहां से ठीक है एनवायरमेंट की एयर, ऑक्सीजन एनवायरमेंट की जो एयर है वो हम लोग इंस्पिरेट करते हैं। इंस्पिरेट करने के बाद में ये ट्रेकिया के माध्यम से क्या हो जाती है? या लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद में ये एल्वियोलाई, और एल्वियोलाइज आपका राइट जो पल्मोनरी आपकी कैपिलरी है, पल्मोनरी जो कैपिलरी वॉल है, वहां से ब्लड इधर आएगा आपका। ये क्या होता है? अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है। इसको यहाँ कर क्या किया जाता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होते हैं? ऐड कर दी जाती है और CO2 को यहाँ पर वापस ले लिया जाता है। ये कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? तो वहां आपका आंसर जाएगा फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर आर्टीरियल एंड से जा रहा है, तो यहाँ कोई भी आपकी सेल है, वो सेल आप क्या करती है? वहां मेटाबॉलिज्म होगा सेल का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, तो वहां CO2 फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो इस CO2 को क्या ब्लड के साथ ऐड कर दिया जाता है। ब्लड के साथ ऐड करके इसको आपकी जो वीनस एंड है, जिसके द्वारा इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा कहा लिया जाता है? राइट एट्रियम में लिया जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है, वहां पर प्योर किया जाता है। प्योर करने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से अरोटा के द्वारा आपकी आर्टरीज के द्वारा ब्लड की सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन के द्वारा इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है आपका। ठीक है, तो मेनली 3 इवेंट की मैंने यहाँ बात करी आपसे कि 3 इवेंट कौन सा होता है? ब्रीदिंग होता है, उसमें इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं। दोनों चीज को मिलाकर के हम किस नाम से जानते हैं? वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड इवेंट हुआ आपका कि यहाँ एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। थर्ड थिंग आपकी क्या हुआ है? यहाँ टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ जो टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है उसको हम जानते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। सेल के अंदर गया है, दोनों का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है उसको बोलते हैं एल्वियोलर रेस्पिरेशन बोलूं मैं, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलूं, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों में एग्जामिनर कोई सा भी नाम आपको दे सकता है। ठीक है, इन दोनों की जो वॉल है, तो आपकी जो कौन सी मेम्ब्रेन बनती है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। उसमें कौन कौन सी वाल, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है कि आपकी एल्वियोलाई की जो वॉल है, ये एल्वियोलाई है, इसकी जो वॉल है ये, और आपका पल्मोनरी कैपिलरी वॉल, ये पल्मोनरी वॉल है, इसकी कैपिलरी है, इसकी वाल, पल्मोनरी कैपिलरी वॉल और आपकी एल्वियोलर वॉल, दोनों इंक्लूड होती है इसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा।
अब इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए आज के और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है? चलिए अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, राइट। मॉनिटरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन in a patient is known as respiration. What is respiration? कि monitoring inspiration and expiration in a patient is known as respiration. ठीक है। और वेंटिलेशन में दोनों चीजें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वेंटिलेशन में दोनों चीजें इंक्लूड होती है आपकी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखनी कि मॉनिटरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन ए पेशेंट इज नॉन एज रेस्पिरेशन। अब वेंटिलेशन की बात करते हैं कि वेंटिलेशन में आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों चीजें इंक्लूड होती है। अब मैंने आपसे बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन वाली सोल्यूट लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्टिंग हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। इन लंग्स गैसेज एक्सचेंज इज परफॉर्म्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि लंग्स के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? वो आपका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, राइट। अब परफ्यूजन, व्हाट इज परफ्यूजन? एक पूछ लिया जाता है आप लोगों से। परफ्यूजन जब हम सीटीवी सर्जरी होती है, सीएबीजी वाला प्रोसेस होता है, एमवीआर डीआर होता है, तो वहां पर परफ्यूजिस्ट होता है, तो ब्लड को उस टाइम पे हार्ट पंप नहीं करके परफ्यूजन मशीन्स के द्वारा पंप किया जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्लड एंड टिश्यू। इंटरनल रेस्पिरेशन की अभी हमने बात की, उसमें ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। और आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एल्वियोलर रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन की हम लोग बात की। इसको बोलते हैं हम टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली अगर मैं रेस्पिरेशन को बोलूं तो उसका रेट कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट होता है आपका 12 to 20 ब्रीदिंग पर मिनट होता है। इसको बोला जाता है यूपनिया। अगर आपसे टर्म के रूप में वो पूछा है, राइट, यूपनिया, तो यूपनिया क्या है? आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन दोनों, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को मिलाकर के क्या नाम बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब बात आती है पॉलिपनिया या टेकिपनिया। आपसे टेकिपनिया, जैसे हम लोगों ने पल्स रेट अगर हमारी इंक्रीज हो रही थी तो मोर देन 100 हो रही तो उसको टेकिकार्डिया हम लोगों ने बोला, ठीक है। तो इसी तरह अगर रेस्पिरेशन आपकी मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट हो रहा है, अगर ब्रीथ आपका 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा अगर हो रहा है तो वो कंडीशन आपकी कहलाएगी टेकिपनिया या पॉलिपनिया की कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन अगर आपकी 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाए, ब्रीदिंग रेट अगर आपकी या 10 या 12 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी ब्रेडिपनिया की कंडीशन कहलाती है। ब्रीदिंग रेट अगर पर मिनट 10 या 12 से आसपास रहे आपकी तो वो कंडीशन कहलाएगी ब्रेडिपनिया की। अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में 10 इज द राइट आंसर। अगर 10 ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में आपका 12 हो जाएगा इस कंडीशन, राइट। इस तरह अगर मैं बात करूं, ये तो एक नॉर्मल की बात होगी कि एक अडल्ट है नॉर्मली उसकी ब्रीदिंग रेट 12 to 20 हो जाएगी। मॉडर्न 20 आ गई तो वो पॉलिपनिया या टेकिपनिया की कंडीशन कहलाएगी। अगर 10 या 12 ब्रीथ पर मिनट है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी ब्रेडिपनिया की कंडीशन कहलाएगी। हम बात करेंगे एक न्यू बोर्न में कि न्यू बोर्न में आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है। न्यू बोर्न में ब्रीदिंग रेट की बात चल रही है यहाँ पर कि ब्रीदिंग रेट कितनी है, ठीक है। किसके द्वारा कंट्रोलिंग होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा रेट होती है। रेट हो, रिदम हो, डेप्थ हो, सारी किसके द्वारा कंट्रोलिंग होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोलिंग होती है। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि न्यू बोर्न में ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, तो न्यू बोर्न में ब्रीदिंग रेट होती है आपकी 30 to 60 पर मिनट की बात होती है, ठीक है। और इन्फेंट में मैं बात करूं आपके ब्रीदिंग की तो इन्फेंट में ब्रीदिंग रेट 20 to 40 पर मिनट होती है। ओल्ड एज की मैं बात करूं तो ओल्ड एज में रेस्पिरेशन रेट आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में होती है आपकी 12 to 24। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ओल्ड एज व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट पर मिनट, 12 to 24 की बात करते हैं। अगर वो इन्फेंट में बात करता है तो उस कंडीशन में आपका 20 to 40 पर मिनट होती है। अगर वो बात करता है न्यू बोर्न में तो न्यू बोर्न में रेट होती है आपकी 30 to 60 पर मिनट होती है, राइट, ठीक है। यहाँ तक कि आपका क्लियर है। अब बात करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है कि अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन
इंस्पायरेटरी एयर, अमाउंट ऑफ इंस्पायरेटरी एयर, इंस्पायरेटरी एयर जो है उसका अमाउंट की लंग्स की आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी एयर वो इनहेल कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो कंडीशन कहलाती है, अमाउंट उसकी कहलाती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली होता है आपका 500 ml की बात करें या 500 cc होता है आपका टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली होता है वो। अगर ये आपका 500 ml से ज्यादा हो गया तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाइपर एपनिया। वो कंडीशन कहलाती है आपकी क्या, हाइपर एपनिया कहलाती है या डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम आपका मोर देन 500 सीसी या 500 ml होगा वो कंडीशन कहलाएगी आपकी डीप रेस्पिरेशन या वो कहलाएगी आपकी हाइपर एपनिया की कंडीशन। यही चीज अगर आपकी लेस देन 500 ml हो या 500 सीसी हो तो वो शैलो रेस्पिरेशन कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, शैलो रेस्पिरेशन की कंडीशन कहलाती है आपके। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कौन कौन से होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देती है। कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है आपका, टेकिपनिया, जिसमें क्या होगी आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाए। ऐसे कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं जो टेकिपनिया की कंडीशन डेवलप करते हैं या रेस्पिरेटरी रेट आर इंक्रीज कर देते हैं। आपने कैफीन, अगर कैफीन का सेवन किया है तो उस कंडीशन में आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। अमोनिया, एट्रोपिन, तीनों के तीनों क्या है, कैफीन, अमोनिया और एट्रोपिन तीनों रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। ठीक है, एट्रोपिन देते हैं हम जब पेशेंट गैस्ट्रिक कर रहा होता है, पेशेंट को सीपीआर दे रहे होते हैं तो उस कंडीशन में उसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो पेशेंट की, इसलिए हम उसको एट्रोपिन देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैफीन हो गया, अमोनिया हो गया, एट्रोपिन, अगर तीनों की बात करता है वो तो ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैं और बात करूं कि एक्यूट पेन की कंडीशन, एक्यूट अगर पेन हो पेशेंट को तो भी आर इंक्रीज हो जाती है। एंजाइटी हो पेशेंट की इसी तरह की, एक्सरसाइज की कंडीशन में, या कोकेन आपने अगर सेवन किया है, कोकेन का अगर सेवन किया तो उस कंडीशन में आपका आर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, कौन सा, कैफीन, अमोनिया, एट्रोपिन। ठीक है, उसके अलावा आपका एक्यूट अगर पेन है उस कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में एक्सरसाइज करते हैं हम लोग तो भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कोकेन का अगर सेवन किया है तो उस कंडीशन में भी आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बात हुई आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की, जिनकी वजह से टेकिपनिया की कंडीशन हो जाती है या आरआर की इंक्रीज हो जाती है। लॉन्ग टर्म जो स्मोकिंग वाले पेशेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उन लोगों में भी आपको देखा होगा कि उनकी भी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका लंग्स का जो टाइडल वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से उनमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रिप्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो रेस्पिरेटरी रिप्रेजेंट का काम करती है। तो अगर आप सेडेटिव्स ले लेते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स ले लेते हैं तो वो सेडेटिव्स जो एनेस्थेटिक क्या है, रेस्पिरेटरी रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। हेड इंजरी हो जाए अगर पेशेंट को, ठीक है, एनाल्जेसिक की अगर मैं बात करूं आपका मॉर्फिन सल्फेट, अगर पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट की क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी आर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर आप सेडेटिव्स पेशेंट को देते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं तो वो भी क्या करती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट का काम करती है। पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए, एनाल्जेसिक्स आपने दी है पेशेंट को, मॉर्फिन सल्फेट दिया है, सेडेटिव्स दे दी है, अगर एनेस्थेटिक ड्रग्स दिए तो वो कंडीशन में आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी रिप्रेजेंट का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। कि आपका पहला है कि डिस्निया क्या होता है, व्हाट इज डिस्निया। डिस्निया होता है आपका डिफिकल्टी, डिस्निया डिफिकल्टी या लेबर्ड ब्रीदिंग इज नॉन एज डिस्निया। डिस्निया हो रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी डिस्निया की कंडीशन। डिफिकल्टी यानी मुझे सांस लेने में लेबर मतलब श्रम करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में जोर लगाना पड़ रहा है, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी डिस्निया की कंडीशन। डिफिकल्टी या लेबर ब्रीदिंग इज नॉन एज डिस्निया। अब मैं बात करूं एपनिया की बात, कि पीरियोडिक सेशन और एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, पीरियोडिक कुछ टाइम के लिए सीज हो जाना, ब्रीदिंग का रुक जाना, वो कंडीशन कहलाती है आपकी एपनिया की कंडीशन है। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग कुछ टाइम के लिए 10 to 12 सेकेंड्स के लिए ब्रीदिंग का रुक जाना, वो कहलाता है एपनिया की कंडीशन कहलाती है। अब ऑर्थोपनिया की बात करें कि ऑर्थोपनिया क्या होता है, रिलेटेड देखिए, डिस्निया, एपनिया, ऑर्थोपनिया। डिस्निया डिफिकल्टी या लेबर्ड ब्रीदिंग की कंडीशन, मुझे सांस लेने में एफर्ट करना पड़ रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी डिस्निया की कंडीशन। एपनिया की कंडीशन क्या होती है कि पीरियोडिक एक साइकिल होता है, उसके दूसरे साइकिल के बाद में सीजेशन, कुछ टाइम के लिए आपका रेस्पिरेटरी करने का रुक जाना,
एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग 10 to 12 सेकंड के लिए, वो कंडीशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 सेकंड्स तक हो सकता है, 10 to 12 सेकंड तक ये कंडीशन एपनिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, ब्रेन डैमेज, टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइमिंग अगर हो गया तो। ऑर्थोपनिया की अगर हम बात करें तो पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हेन लेइंग फ्लैट, जब पेशेंट फ्लैट पोजीशन में लेटा हुआ है उस कंडीशन में अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो वो कंडीशन कहलाती है ऑर्थोपनिया की। बट पेशेंट को जैसे सिटिंग पोजीशन में आप लाते हो, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में जैसे लाते हो तो उस कंडीशन में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी ऑर्थोपनिया की कंडीशन। व्हाट इज ऑर्थोपनिया? कि जब पेशेंट आपका फ्लैट लेइंग पोजीशन में लेटा हुआ है तो उसको रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी हो रही है, बट जैसे पेशेंट को आप सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं तो वो पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ करने लग जाता है। क्या साइन आपको देखने को मिलेगा? डीप इंस्पिरेशन विद प्रोलाउंड एक्सपिरेशन, एक टर्म यूज की जाती है यॉर्निंग, आवासी आना, ठीक है, यॉर्निंग, ये देखने को मिलेगा आपको इस कंडीशन में। ऑर्थोपनिया की कंडीशन में यॉर्निंग आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज यॉर्निंग? डीप आपका इंस्पिरेशन विद प्रोलाउंड एक्सपिरेशन, पहले तेज गहरी सांस लो फिर उसके बाद में काफी टाइम तक एक्सपिरेशन करते हैं, वो कंडीशन कहलाती है आपकी यॉर्निंग की कंडीशन कहलाती है। अब बात आती है स्ट्रीडोर। व्हाट इज स्ट्रीडोर? कि वाइब्रेटिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे कि एपिग्लोटिस का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? स्ट्रीडोर देखने को मिलता है। स्ट्रीडोर क्या होता है? हाई पिच विस्लिंग साउंड, हाई पिच विस्लिंग साउंड, हाई पिच विस्लिंग साउंड इज नॉन एज स्ट्रीडोर के रूप में जाना जाता है, जो किसमें देखने को मिलता है आपको? एपिग्लोटाइटिस की, एपिग्लोटिस का इन्फेक्शन हो जाए, आपका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रीडोर देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन। स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन क्या होता है? स्टेरोटोरस, ये बात है स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन, वो स्ट्रीडोर की बात थी। स्ट्रीडर आपकी क्या है? स्ट्रीडर हाई पिच विस्लिंग साउंड है, वो कहलाएगी आपकी स्ट्रीडोर। और अगर बात करें हम लोग इससे आगे की अगर बात करें स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन, स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन, स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन, स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन क्या होता है? स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन नॉइजी एंड स्नोरिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड अगर आपको नॉइजी और स्नोरिंग साउंड सुनाई देती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान अगर आपको नॉइजी एंड स्नोरिंग साउंड, यहाँ कौन सी है? नॉइजी एंड स्नोरिंग साउंड है। अगर रेस्पिरेशन के दौरान ये दोनों चीज आपको देखने को मिलती है, वहां पर वाइब्रेटिंग साउंड की ध्यान रखिएगा, जबकि यहाँ नॉइजी एंड स्नोरिंग साउंड है, अगर रेस्पिरेशन के दौरान आपको देखने को मिलता है तो वो कहलाती है आपकी स्टेरोटोरस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टर्म होती है आपके रॉल, क्या राल, RAUL, रॉल या राल, एबनॉर्मल बबलिंग साउंड, बबलिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पेशाब, अगर एयर पेसेज में ट्रेकिया में आपका कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या बबलिंग साउंड आपको सुनाई देती है, तो वो बबलिंग साउंड होती है, वो कहलाती है आपकी राल या रोल कहलाती है, ठीक है। किसमें देखने को मिलेगा इस कंडीशन में? आपको न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? रोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, राल देखने को मिलता है, ठीक है। एबनॉर्मल बबलिंग साउंड इज नॉन एज राल या रोल, किसमें देखने को मिलता है? डिजीज कंडीशन न्यूमोनिया में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका वीजिंग साउंड। क्या होता है वीजिंग साउंड? म्यूजिकल एंड विस्लिंग साउंड, म्यूजिकल ध्यान रखिएगा, वहां पर म्यूजिकल व्हीजिंग वहां भी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहां वाइब्रेटिंग, यहाँ पर म्यूजिकल एंड विस्लिंग साउंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकियल, ब्रोंकियल एंड ब्रोंकियल्स में जब अभी लंग्स की हमने समझना पड़ी तो वहां पर लंग्स में स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ब्रोंकियल्स, कि ब्रोंकियल्स में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर यहाँ पर किसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपका एयर पैसेज में, ट्रेकिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ कुछ टाइम के लिए, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से क्या रोल देखने को मिल रहा है। म्यूजिकल एंड विस्लिंग साउंड किसके कारण? ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकियल्स, अगर ब्रोंकियल्स में आपको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से म्यूजिकल और विस्लिंग साउंड सुनाई देती है तो उसको बोला जाता है व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है, ठीक है। ब्रोंकियल्स के ब्रोंकियल्स के अगर आपका क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी व्हीजिंग साइड। अब एयर हंगर की कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको? एयर हंगर की कंडीशन कि एबनॉर्मल डीप, एयर हंगर क्या होता है कि एबनॉर्मल डीप एंड साइन ऑफ रेस्पिरेशन टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन, टेम्परेरी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए आपका रेस्पिरेशन, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए वो कंडीशन तो पेशेंट में क्या हो जाता है? एयर हंगर की कंडीशन हो जाती है, ऐसा करने लग जाता है पेशेंट, ठीक है। एनोक्सिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोक्सिया एंड एनोक्सीमिया? अगर एब्सेंस ऑफ O2 इन टिश्यू, अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो कंडीशन कहलाएगी एनोक्सिया की। और एनोक्सीमिया, मिया मतलब ब्लड से रिलेटेड, जहां भी MIA की बात होती है, एनोक्सीमिया की बात होती है, इट मींस
ब्लड से रिलेटेड कोई बात होती है। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एनॉक्सीमिया की कंडीशन। एब्सेंस ऑफ O2 इन ब्लड इज नोन एज एनॉक्सीमिया एंड एनॉक्सिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज एनॉक्सिया। तो दोनों में डिफरेंस पता हो जाएगा, एनॉक्सिया एंड एनॉक्सीमिया, दोनों क्लियर रहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, बात करते हैं कि क्या इंश्योर करना है आपको कि जब भी आप पेशेंट का रेस्पिरेशन लेने जाएंगे तो पहले क्या चीजें इंश्योर करनी होगी आपको, क्या प्रोसीजर करेंगे कि पेशेंट अभी अभी वॉशरूम होके आया है, टॉयलेट होकर के आया है, तो क्या पेशेंट का आप रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर देंगे? नहीं लेंगे। उस कंडीशन में आप 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टे करेंगे, वेट करेंगे जब तक कि पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें कि पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेशेंट अगर स्टैंडिंग कंडीशन में है तो उसका रेस्पिरेशन रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेशेंट लेइंग पोजीशन में है, आपसे 3 ऑप्शन देगा कि किस कंडीशन में, किस सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग पोजीशन फर्स्ट ऑप्शन देगा, सेकेंड आपसे देगा सिटिंग पोजीशन, थर्ड आपसे देगा लेइंग पोजीशन, फोर्थ आपका देगा नन ऑफ द अबव। तो इस कंडीशन में क्या आंसर जाएगा, किस कंडीशन में आपका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा? स्टैंडिंग पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले एंश्योर दैट पेशेंट इज रिलैक्स, कि पेशेंट रिलैक्स है या नहीं है, पहले ये चीज़ आपको एंश्योर करनी है। सेकंड मैंने पोजीशन की बात करी कि पेशेंट या तो सिटिंग पोजीशन में या स्पाइन पोजीशन में आप पेशेंट का रेस्पिरेशन नोट करेंगे। अगर पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करके आया है, कोई भी एक्टिविटी करके आया पेशेंट, जैसे अभी मैंने बोला कि पेशेंट की वॉशरूम गया है, टॉयलेट होकर के आया है, या फिर कोई काम कोई प्रोसीजर होकर के आया है, उसके तुरंत बाद आप उसका रेस्पिरेशन नहीं चेक करेंगे। 5 to 10 मिनट्स के आप असेस करेंगे रेस्पिरेशन को, वेट करेंगे आप, ठीक है। क्या क्या असेस करेंगे आप? पेशेंट का रेट असेस करेंगे, डेप्थ असेस करेंगे, उसका रिदम क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कंटिन्यूएशन में है या बीच में अपनी की कंडीशन डेवलप हो रही है, क्या क्या चीज़ उसमें रेट आप असेस करेंगे, डेप्थ असेस करेंगे, रिदम असेस करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन, ठीक है, वो भी आपको देखना है। अब आपको क्या पूरे 1 मिनट के लिए रेस्पिरेशन काउंट करना है या हाफ मिनट के उसको डबल कर दीजिए, ऐसा करना है? नहीं। चाहे आप पल्स ले रहे हैं पेशेंट की, आप रेस्पिरेशन ले रहे हैं, असेस कर रहे हैं पेशेंट का, कंप्लीट 1 मिनट के लिए आप पेशेंट का रेस्पिरेशन नोट करना है आपको, राइट। अब बात करते हैं कि हाइपोक्सिया की कंडीशन, कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया। अब हमेशा कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट। तो हार्ट रेट जनरली हम लोगों ने देखा होता है कि हार्ट रेट कितनी होती है, जनरली देखा जाए तो 80 to 100 पर मिनट होती है, और रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है आपका रेस्पिरेशन 12 to 20 पर मिनट होता है, ठीक है। तो इन तीनों दोनों के बीच में अगर रेशो की बात करें, वो कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, तो इसका हायर अमाउंट ले लेते हैं, हायर रेंज क्या है 100 और इसकी हायर रेंज क्या है, तो हार्ट रेट और रेस्पिरेशन के बीच में 5:1 का रेशियो होता है। अगर वो उल्टा आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट रेट, तो उस कंडीशन में क्या रेशियो होगा 1:5, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 पर मिनट होती है आपकी पल्स रेट। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा कि आपसे सीधा भी पूछ सकता है या घुमाकर भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। अब मैंने बात की आपसे हाइपोक्सिया की भी, कि व्हाट इज हाइपोक्सिया, कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज हाइपोक्सिया। हाइपरकैप्निया के व्हाट इज हाइपरकैप्निया, ये भी टर्म आपसे पूछ सकता है कि इंक्रीज CO2 इन टिश्यू, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, टिश्यू में इंक्रीज हो जाती है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपरकैप्निया की कंडीशन कहलाती है। अब बात करें एस्फिक्सिया, व्हाट इज एस्फिक्सिया, कि सफोकेशन होने लगता है। जब आप कहते हैं गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा क्लास में क्राउड हो जाती है, ठीक है, ऐसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो लगता है उस कंडीशन में तो एग्जॉस्ट चला दिए, सफोकेशन हो रहा है बहुत से। तो वो सफोकेशन क्या है, सफोकेशन स्टेज मतलब एस्फिक्सिया की कंडीशन, ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होने लग रही है, ठीक है। तो एस्फिक्सिया मतलब आपका सफोकेशन स्टेज इज नोन एज एस्फिक्सिया की कंडीशन जाती है, ठीक है। तो ये आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी टर्म थी वो सारी टर्म मैंने आपको कवर कर दी है। कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाने की पॉसिबिलिटी थी, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया कि व्हाट इज हाइपोक्सिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, पहला ऑप्शन यहाँ से दे देगा, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा इंक्रीज CO2 इन द टिश्यू, सफोकेशन स्टेज दे देगा, या फोर्थ आपका लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो राइट इज द हाइपोक्सिया कंडीशन, व्हाट इज द राइट आंसर, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया। जो टर्मिनोलॉजी सारी आपको एक बार याद करनी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की एबनॉर्मेलिटीज,
कि स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, वो हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करते हैं। थैंक यू।